हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमने 10th क्लास का ये चैप्टर लिया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, है ना। तो इसमें आज हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी जो है दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम अ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। उनके बच्चों को जो है पेरेंट्स से किस तरह से करेक्टर का ट्रांसफर जो होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसको हम हेरिडिटी जो वो बोलते हैं। और किस तरह से ये जो करेक्टर आगे ट्रांसफर होते हैं, उनसे किस तरह से फिर जनरेशन पर जनरेशन जो है वो इवोल्यूशन जो वो होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल में आपको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम टू सेम कॉपी जो होती है वो ऑफस्प्रिंग की जो होती है, चाइल्ड की जो होती है, वो सेम टू सेम कॉपी जो वो पेरेंट्स की ही होती है। तो वहाँ पे वेरिएशन या स्पेसिएशन जो है वो नहीं बन पाती है। नए स्पीसीज की उत्पत्ति जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है वहाँ पे, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी जो है वो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग की होती है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसी में ही जो है वो क्या होता है, स्पेसिएशन जो होती है और वेरिएशन जो होती है पेरेंट्स से जो करेक्टर जाते हैं बच्चे में, उसमें जो वो वेरिएशन होने का भी जो है वो चांसेस जो है इसमें रहते हैं, और उससे नई स्पीसीज जो है वो पैदा हो सकती है। क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर होती है वो कैसे होती है। वो आपको पता है कि जो सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं ना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको समझने की कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेल के, जैसे सेल है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्रोमोसोम्स जो वो होते हैं। और क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्लस प्रोटीन के जो है वो बने होते हैं क्रोमोसोम्स जो वो होते हैं। और जो डीएनए होता है, इस तरह से जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसमें जो एक शॉर्ट पार्ट होता है ना, छोटा सा जो एक इसमें पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम जीन। और जीन जो है वो कुछ नहीं होती है, दैट इज द ट्रेट, है ना। हमारे जो करेक्टर होते हैं या जो हमारे ट्रेट होते हैं वो ही होते हैं ये जो जीन जो होती है, और इसी के द्वारा जो है वो हमारे करेक्टर जो है वो डिटरमिन होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, जो जीन होती है वो एक कोई भी करेक्टर है हमारा, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जीन के भी दो पार्ट होते हैं। जैसे ये हमारा एक डीएनए है ना, तो इसके ऊपर ये जीन मैंने शो की है। तो अगर ये किसी एक कलर के लिए है तो इसके साथ जो इसका सेकंड कलर होगा, इसका जो दूसरा अल्टरनेट करेक्टर होगा, जैसे मानो कि ये जीन मेरे पास है वाइट कलर के लिए, है ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर के लिए भी जीन होती है। जैसे या फिर ये जैसे जीन टॉलनेस के लिए है, तो इसके साथ दूसरी जीन भी होती है, ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, है ना। जो टॉल से अपोजिट होगा, ड्राफ्ट बॉर्न पौधा जो वो होगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर? उसको बोलते हैं हम एलील, है ना। वो एलील होती है बेसिकली जीन के जो कंट्रास्टिंग करेक्टर के लिए जो होती है, उसको हम बोलते हैं एलील। तो एक जीन की जो है वो दो एलील होती है। तो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन का है। डीएनए जो है वो फिर किससे बना होता है? ये सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे जो है, एक छोटा सा सेगमेंट डीएनए का, उसको हम जीन जो है वो बोलते हैं। और यही जो करेक्टर होते हैं, ये जो जीन्स होती है, यही जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफर होती हैं, नेक्स्ट जनरेशन को जो वो ट्रांसफर होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इनहेरिटेड करेक्टर की, जो करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। क्योंकि कुछ करेक्टर जो है हमारे एक्वायर्ड भी होते हैं, जो हम अपने लाइफ में उनको खुद एक्वायर्ड करते हैं। लेकिन इनहेरिटेड करेक्टर ऐसे होते हैं जो हमें जीन से ही आगे जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें, ईयर लोब का एग्जांपल है, आपकी बुक में भी है ये ईयर लोब्स का। जैसे कईयों के फ्री होते हैं और कईयों के क्लोज्ड होते हैं ना, ईयर लोब्स होते हैं। जैसे ये ईयर लोब्स है ना मेरा, तो ये बिल्कुल फ्री है यहाँ से अगर आप देखेंगे। लेकिन कईयों का ईयर लोब्स होता है, यहाँ पे ये ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ये ज्वाइंट होगा, है ना। तो ये करेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेड करेक्टर होते हैं। और ये जो करेक्टर ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होंगे, तो इनका भी एक रूल होता है।
है ना, इसका भी एक पर्टिकुलर जो है वो रूल होगा, रूल ऑफ इनहेरिटेड करेक्टर का, वो अपनी मर्जी से जो वो ट्रांसफर नहीं होते हैं ना। और इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इन द करेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग में करेक्टर आएंगे वो मदर से भी आएंगे और वो फादर से भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, इतना ज़्यादा तो डीप हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, छोटे लेवल पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये डीएनए है, ये जैसे मदर का डीएनए है ना, ये मदर का है, और एक डीएनए में यहाँ पे फादर का बनाता हूँ इस तरह से, ये फादर का डीएनए है ना। तो जब इनका रिकम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में जो एक फेस आता है, उसमें क्या होता है कि जब ये 1 2 3 4 स्टैंड हो गए ना, एक तरह से 1 2 3 4 4 स्टैंड हो गए ये। और रिकम्बिनेशन में क्या होता है इनका, जैसे इस तरह से 1 2 और ये 3 एंड ये 4 हो गया ना, 3 एंड 4 स्टैंड हो गए इसके। तो रिकम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे डीएनए, ये मदर का ये फादर का है, तो ये इस तरह से जो वो नहीं जाते हैं, ये रिकम्बाइन करके जाते हैं। जैसे 1 जो है, 1 जो है अब इसके 4 के साथ जो वो कंबाइन करेगा, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो इस तरह से होता है, 1 के साथ 4 हो गया और 2 के साथ जो वो कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो रिकम्बिनेशन हो गया, मतलब ये अलग नहीं जाएगा, मदर का अलग नहीं जाएगा, फादर का अलग नहीं जाएगा, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो रिकम्बिनेशन जो है वो हो जाता है इस तरह से। और फिर करेक्टर मदर के भी और फादर के भी दोनों जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये तो मैंने जनरल्स आपको बताया। यहाँ पे अगर हम मेंडल की बात करें, मेंडल का कंट्रीब्यूशन जो है वो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं ना। और मेंडल जो थे, इन्होंने ये जो रूल थे जेनेटिक्स के, जो रूल थे ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर के जो रूल थे, उनको उन्होंने स्टडी किया था पी प्लांट में। पी प्लांट में उन्होंने स्टडी किया था, और पी प्लांट में उन्होंने उसके 7 कलर 7 जो करेक्टर थे उनको जो है उसने स्टडी किया था ना। इसके लिए जो है वो 7 करेक्टर लिए थे उन्होंने पी प्लांट के, जैसे उसका कलर का ले लिया, या उसका जो राउंड है या रिंकल्ड है, स्मॉल है या टॉल है, इस तरह से 7 करेक्टर के ऊपर जो उसने स्टडी की थी। और लेकिन उसका दिक्कत क्या रहेगी, वो थोड़ा सा मैथमेटिकली उनको बता नहीं पाया, है ना। और उसके डेथ के बाद जब साइंटिस्ट जो थे और साइंटिस्ट जो उसको स्टडी करने लगे, तब उन्होंने देखा कि ये जो लॉ थे जो वो मैथमेटिकली उनको बता पा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये लॉ तो पहले ही डिस्कवर जो है वो कर दिए गए हैं, उनके बारे में पहले ही जो है वो पता था। तो उसी कारण जो मेंडल का जो रोल है हेरिडिटी में वो बहुत ज़्यादा रहा, और इसी कारण इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखो 2 या 3 लॉ हैं, 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, है ना। यहाँ पे फर्स्ट लॉ दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, देखो अगर इसको हम स्टडी करें तो जैसे मैं हाइट के लिए मैं पी प्लांट का जो हाइट है ना, उसकी हाइट के बारे में अगर देखता हूँ मैं यहाँ पे टी और सेकंड में ले लेता हूँ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टॉलनेस के लिए मैंने टी और टी लिया है, दैट मीन्स कि ये करेक्टर जो है वो शो होगा, ठीक है। इस करेक्टर से ही डिटरमिन किया जाएगा और जो उसकी हाइट होगी प्लांट की। और ये जो होगा, अगर इसमें से जो कैपिटल टी, अगर एक कैपिटल टी भी होगा, तो दैट मीन्स कि वो करेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर पा रहा है ना। और ये जो होगा, ये होगा ड्राफ्ट के लिए कि पौधा जो होगा वो उसकी हाइट जो वो छोटी होगी, बौना पौधा जो वो होगा। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि वो जीन, जो जीन अपने आप को क्या कर पा रही है, शो कर पा रही है, अपना करेक्टर जो अगर वो शो कर पा रही है, उस जीन को मैं बोलूंगा डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन। और जो अपना करेक्टर को शो नहीं कर पा रही है, वो उसको मैं बोलूंगा
रिसेसिव जीन, उसको मैं बोलूंगा रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन होगी जो अपने आप को शो करेगी और रिसेसिव जीन होगी जो अपने आप को शो नहीं कर पाएगी। अगर इस केस में देखता हूं तो यहाँ पे दोनों ही करेक्टर जो है वो क्या है, टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई चांसेस नहीं है कि ये प्लांट जो है वो ड्राफ्ट होगा, बॉर्ना होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिखता हूँ, टी टी करके लिखता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे जो ये जीन होगी दैट इज अ डोमिनेंट जीन एंड दिस इज अ रिसेसिव जीन। और अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो वो डोमिनेंट जीन जो होगी वो ही अपने करेक्टर को जो वो शो कर पाएगी, सेकंड जीन जो होगी वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल लॉ ऑफ डोमिनेंस में इतना ही था। इसका जो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, उसमें थोड़ा सा आपको मैं ज़्यादा क्लियर करवाऊंगा। इसमें जब इसका हम क्रॉस करवाते हैं तो किस तरह से ये जो है वो करेक्टर अपने आप को शो करते हैं और जो रिसेसिव करेक्टर है वो किस तरह से कब एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को, या डोमिनेंट में वो अपने आप को शो कब कर पाता है, कब वो डोमिनेंट करेक्टर जो वो हो जाता है ना। तो ये हमारा जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स जितने करेक्टर हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट नहीं होते, इकट्ठे नहीं होंगे, वो सेग्रीगेट हो सकते हैं, सेपरेट कैरेक्टर जो वो हो सकते हैं और नए कॉम्बिनेशन भी इसमें आ सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये टॉल है और ये ले लिया मैंने ड्राफ्ट प्लांट, है ना। और अगर मैं इनको F1 जनरेशन, इनकी फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, इनका मैं क्रॉस करवाता हूँ तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो वो बनता है ना। टी यहाँ से आ जाएगा एक, और एक टी जो है वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे चांसेस क्या है, चाहे ये टी आ जाएगा ये टी आएगा, है ना, कोई भी आ सकता है इसमें से। तो ये टी आ जाएगा और यहाँ से भी एक ही आएगा दैट इज स्मॉल टी, और स्मॉल टी जो है दैट रिप्रेजेंट ड्राफ्टनेस एंड दिस इज रिसेसिव करेक्टर, ये रिसेसिव करेक्टर होगा। तो एटलीस्ट जब यहाँ पे कैपिटल टी होगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कैपिटल टी ही अपने करेक्टर को शो करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन होगी यहाँ पे। तो ये जो प्लांट होगा वो टॉल ही होगा। तो एक टॉल प्लांट और ड्राफ्ट प्लांट को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो प्लांट आएगा वो टॉल ही आता है ना। लेकिन सेकेंड जनरेशन में अगर मैं सेकेंड जनरेशन की बात करूं, इनका मैं इसको ही मैं क्रॉस करवाता हूं, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, लेकिन F2 जनरेशन में इसका मैं क्रॉस करवाता हूं तो F2 जनरेशन में रिजल्ट जो है वो थोड़े से हमें अलग मिलते हैं। देखना कैसे, ये यहाँ पे मैं बनाऊंगा इसका इस तरह से क्रॉस मैं बना रहा हूँ ना, ये मेल का है और ये फीमेल का ना। ये जो चिन्ह होता है ये मेल का होता है और ये जो होता है या इस तरह से होता है ये फीमेल के लिए जो वो होता है ना। तो यहाँ पे ये मेल का, जैसे मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ टी और स्मॉल टी, और सेकंड ये मेल का हो गया ना और ये हो गया फीमेल, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ टी और स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे जो हमें लग रहा है, हमें बाहर से तो क्या दिख रहा है, पौधा जो प्लांट है वो बाहर से हमें टॉल ही दिखेगा, लेकिन अगर उसका जेनेटिक मेकअप देखते हैं तो वो थोड़ा सा अलग है। उसमें एक करेक्टर जो है वो ड्राफ्टनेस के लिए भी है, लेकिन जब ये जीन यहाँ पे होगी कैपिटल टी होगी तो प्लांट जो है वो क्या होगा, प्लांट जो है वो टॉल ही होगा। तो अब क्या चांसेस होते हैं कि ये करेक्टर भी अपने आप को शो कर पाए, किस कंडीशन में ये अपने आप को शो कर पाता है। तो इसको यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इस टी को इन दोनों से क्रॉस करवाऊंगा, ठीक है, फिर इस टी को मैं इन दोनों से क्रॉस करवाऊंगा। तो इसको मैं करवाता हूं तो ये आएगा टी एंड टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और यहाँ आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे आएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास जो है थोड़े से डिफरेंट हो गए। देखो अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं बाहर से देखता हूँ प्लांट को, उसका स्ट्रक्चर देखता हूँ मैं, तो मेरे को कैसे दिखेंगे वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक मेरे पास आए कैपिटल टी
और दो आ गए मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आ गया मेरे पास स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो देखो देखने में ये टॉल ही होगा, क्योंकि इसमें तो कोई चांसेस नहीं है कि इसके पास कोई दूसरी जीन है, तो ये तो प्योर टॉल हो जाएगा ना, इसको मैं प्योर टॉल बोल देता हूँ। और सेकंड जो है यहाँ पे है तो ये टॉल ही है, क्योंकि जब ये जीन मैंने आपको बताया ये जीन होगी तो प्लांट जो है वो टॉल ही होगा। तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, बट ये कैसे टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड मीन्स कि इसमें दूसरा करेक्टर भी है, ड्राफ्टनेस के लिए भी करेक्टर है। और ये है देखो ये करेक्टर जो है यहाँ पे, ये पौधा जो होगा वो ड्राफ्ट हो गया, बौना पौधा हो गया ये, और इसमें कोई चांसेस नहीं है, कोई कैपिटल टी नहीं है कि ये टॉल होगा, है ना। तो यानी कि जब दोनों जीन जो है वो रिसेसिव होंगे तब वो करेक्टर जो है वो अपने आप को शो कर पाएगा, ऐसे वो शो अपने आप को नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो देखूं, इसका रेशो क्या बनता है, यहाँ पे इसका बनता है 1 दैट इज प्योर टॉल, 2 बनते हैं इसमें हाइब्रिड टॉल, यानी कि उनके पास चांसेस हैं कि वो ड्राफ्ट भी हो सकता था। और सेकंड जो है वो जो थर्ड है यहाँ पे वो आ गया ड्राफ्ट का। तो रेशो जो बनता है इसका, अगर इस तरह से मैं देखूं इसको, तो 1:2:1 लगता है। लेकिन ये जो होगा ये जीन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, 1:2:1। अगर मैं इनका जेनेटिक मेकअप देखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आपको नहीं दिखने वाली है, ये चीज़ तो आपको नहीं दिखेगी प्लांट से ना। तो प्लांट अगर 4 प्लांट लगे होंगे तो उसमें आपको 3 तो आपको टॉल ही दिखेंगे, दैट मीन्स कि 3 टॉल होंगे और एक जो है वो ड्राफ्ट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो क्रॉस हो गया ये हो गया आपका 3:1, क्योंकि 3 इसमें टॉल रहेंगे और एक आपका ड्राफ्ट होगा। और ड्राफ्ट कब होगा, जब यहाँ पे कैपिटल टी जीन नहीं होगी। तो इसको ये 2 मैंने यहाँ पे रेशो निकाले, तो ये रेशो तो आपको ऐसे देखने से लगेगा पता ना, तो इसको मैं फिनोटाइप बोलता हूँ। ये फिनोटाइप रेशो कि आपको बाहर से प्लांट जो है वो 3 बड़े दिखेंगे, टॉल दिखेंगे, और एक आपको छोटा दिखेगा। लेकिन अगर उसका हम इंटरनल जेनेटिक मेकअप देखते हैं, अंदर से उसका जेनेटिक मेकअप देखते हैं, तो हमें ये रेशो मिलता है कि वहां पे एक जो होगा दैट इज क्या बताया मैंने, प्योर टॉल होगा, और 2 हाइब्रिड हो जाएंगे इस तरह के, उसके पास दूसरी रिसेसिव जीन भी इसके पास जो वो होगी, और एक ऐसा होगा बिल्कुल जिसके पास कोई कैपिटल टी नहीं होगा, यानी कि वो पौधा जो है वो हर हालत में ड्राफ्ट भी होगा, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।